हम आपको पिछले वीडियो में समास पहचानने का बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताए थे कि जिस ट्रिक के माध्यम से आप लोग बहुत ही आसानी से समास को पहचान सकते हैं। लेकिन हम उस वीडियो में आपको क्वेश्चन का रिवीजन नहीं करवाए थे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करवाए थे। तो हम लोग इस वीडियो में समास से संबंधित ही कुछ क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको पिछले वीडियो में नहीं बता पाए थे उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम आपको इस वीडियो में बता देंगे, जिसके बाद से आपको समास में कभी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा और आपका समास पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम समास शुरू करते हैं और समास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, उसका आंसर बताएंगे और साथ साथ आप सभी लोग लाइव चैट में उसका आंसर देते चलेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। ठीक है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। ऑप्शन है दिग्गु समास है कि अव्ययी भाव समास है कि बहुब्रीहि समास है कि द्वंद्व समास है। तो बताइए पहला का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सभी लोग नीचे लाइव चैट में आंसर देते चलिएगा या फिर नीचे कमेंट में। ठीक है, चलिए बताइए अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। तो ध्यान रखिएगा अष्टाध्यायी में दिग्गु समास है। ठीक है, अब कैसे दिग्गु समास होगा, क्योंकि हम आपको दिग्गु समास पहचानने का ट्रिक बताए थे कि वैसा समास जो संख्यावाची हो, मतलब जिसमें संख्या का बोध हो रहा हो। तो देखिए यहाँ पर अष्टाध्यायी कह रहा है ना, अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय, अष्ट अध्याय। तो यहाँ पर अष्ट मतलब क्या होता है, 8 होता है और 8 एक प्रकार का संख्या है, इसलिए यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है। और जैसे ही संख्या का बोध हो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि दिग्गु समास हो जाएगा। तो पहला का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लौह पुरुष में कौन सा समास है। लौह पुरुष में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्वंद्व समास कि अव्ययी भाव कि कर्मधारय कि दिग्गु। तो बताइए लौह पुरुष में कौन सा समास है। तो ध्यान रखिएगा लौह पुरुष में कर्मधारय समास है। अब कर्मधारय समास कैसे है, तो देखिए हम आपको कर्मधारय समास पहचानने का ट्रिक बताए थे कि या तो किसी के साथ किसी की तुलना हो या तो कोई किसी की विशेषता बताए। ठीक है, या तो तुलना या तो विशेषता, दो ही वर्ड याद रखना है, या तो तुलना हो या तो विशेषता बतलाए तो वह कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पर पुरुष की तुलना हो रही है लोहे के साथ कि पुरुष कैसा है, तो लोहे के समान है यानी कि लौह पुरुष है। ठीक है, तो पुरुष और लोहे की तुलना हो रही है और जैसे ही तुलना हो रही है समझ जाना चाहिए कि वह कर्मधारय समास होगा, इसलिए दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आजन्म में कौन सा समास है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आजन्म में कौन सा समास है, अव्ययी भाव है कि कर्मधारय है कि दिग्गु है कि द्वंद्व है। तो ध्यान रखिएगा आजन्म में अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अब आपके मन में विचार जरूर आ रहा होगा कि पिछले वीडियो में तो आप बताए थे ट्रिक कि या तो कोई भी शब्द का शुरुआत यथा से हो, प्रति से हो, बेस से हो या फिर भर से हो। यदि इन 4 शब्दों से किसी भी शब्द का शुरुआत हो रहा है तो वह अव्ययी भाव होगा। लेकिन आजन्म में तो वह 4 शब्दों में से कोई एक शब्द भी नहीं है, न तो यथा है, न तो प्रति है, न तो बे है, न तो भर है, तो फिर कैसे यह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो देख लीजिएगा पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे कि 90 से 95% केस में ऐसा होता है कि इन चारों वर्ड से ही शुरू होते हैं, लेकिन बाकी 5-10% तो बच जाते हैं ना। तो 5-10% पहचानने का क्या तरीका है जो देख लीजिए। अव्ययी भाव समास का परिभाषा होता है कि वैसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। समास में 2 प्रकार के पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। अब पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है आप लोग देख लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आ जन्म, ठीक है, तो आ अलग करेंगे और जन्म अलग करेंगे। ठीक है, आ अलग करेंगे और जन्म अलग करेंगे। तो आ पहले आ रहा है इसलिए इसको बोलेंगे पूर्व पद और जन्म बाद में आ रहा है इसलिए इसको बोलेंगे उत्तर पद। ठीक है, तो यहाँ पर आ पूर्व पद हो जाएगा और जन्म उत्तर पद हो जाएगा। तो हम आपको बताएं कि जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव कहलाता है। अब पूर्व पद प्रधान कहने का मतलब आप लोग ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। देखिए आ जन्म बोल रहे हैं तो आ बोलने में अधिक जोर लग रहा है ना, और जन्म तुरंत बोला जा रहा है। आ जन्म, आ बोलने में थोड़ा अधिक समय भी लग रहा है और अधिक जोर भी लग रहा है। तो ध्यान रखिएगा जिस समास में पूर्व पद बोलने में अधिक जोर लगे तो समझ जाना चाहिए कि उसका पूर्व पद प्रधान है। ठीक है, प्रधान कहने का मतलब आप लोग यहाँ पर जोर समझ जाइए। ठीक है, जिस शब्द में पहले वाले शब्द को बोलने पर अधिक जोर लगे तो समझ जाना चाहिए कि इसका पूर्व पद प्रधान है। तो इसी प्रकार से आजन्म में आ जो है वह पूर्व पद है जो कि पूरे शब्द में वह प्रधान है, यानी कि आ बोलने में अधिक जोर लग रहा है।
तो आप लोग ध्यान से याद रखिएगा कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, और जो भी शब्द का देखिएगा कि पूर्व पद प्रधान है उसको धड़ाक से अव्ययी भाव समास बोल देना है। तो तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जन्म मरण में कौन सा समास है? जन्म मरण में कौन सा समास है? द्वंद्व है कि द्विगु है कि तत्पुरुष है कि बहुब्रीहि है? तो बताइए चौथा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, जन्म और मरण में द्वंद्व समास है। जन्म मरण में द्वंद्व समास है। अब द्वंद्व समास कैसे हो जाएगा? हम आपको बताए थे कि जिसमें देखिए द्वा और द्वा इसमें दो बार आ रहा है, इसका मतलब कि दो शब्द मिल करके एक शब्द बनेगा। तो देखिए इसमें जन्म मरण है और बताए थे कि या तो वह समानता को दिखाएगा या तो वह विपरीत होगा। तो देखिए यहाँ पर विपरीत है, जन्म का उल्टा मरण है। और हम बताए थे कि जिसके बीच में यह वाला डैश का साइन लगा रहे, ठीक है, तो यहाँ पर डैश का भी साइन लगा है, विपरीत भी है, तो हमको पहचान लेना चाहिए कि यह द्वंद्व समास है। और देखिए जो द्वंद्व समास होता है ना, उसके बीच में योजक चिन्ह छुपा हुआ रहता है, ठीक है। योजक चिन्ह कहने का मतलब होता है अथवा हो गया, और हो गया, या हो गया, एवं हो गया, इस प्रकार से योजक चिन्ह छिपा हुआ रहता है। जैसे देखिए जन्म और मरण को आप लोग अलग अलग करिएगा तो हो जाएगा जन्म और मरण, तो यहाँ पर जो और हो गया यह योजक चिन्ह हो गया। तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि योजक चिन्ह छुपा हुआ रहता है, इसलिए जन्म मरण द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चंद्रमुख में कौन सा समास है? चंद्रमुख में कौन सा समास है? मुख कैसा है? तो चांद के जैसा है, यहाँ पर तुलना हो रहा है। तो बताइए चंद्रमुख में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है कि तत्पुरुष है कि कर्मधारय है कि बहुब्रीहि है? तो पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पांचवा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि कर्मधारय है, क्योंकि जिसमें भी तुलना हो वह कर्मधारय होता है, इसलिए 5 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए हम जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि हम आपको बहुत ज़्यादा समझा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब समझाने की हम समझते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको पिछले वीडियो में भी बहुत समझाए हैं और इस वीडियो में भी जितना काम था हम आपको समझा चुके हैं। चलिए तो अब आप लोग प्रैक्टिस यहाँ से करते जाइएगा, बताते जाइएगा। चलिए छठा में कौन सा समास हो जाएगा? लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब होता है पेट, मतलब जिसका पेट लंबा है, लंबोदर, उसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव की तत्पुरुष की कर्मधारय की बहुब्रीहि? तो छठा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो छठा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। यह समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण कर लेता है बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर लंबोदर कह रहे हैं, लेकिन तुलना किसकी हो रही है? गणेश जी की हो रही है, इसलिए यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राजा रानी में कौन सा समास है? बताइए राजा रानी में कौन सा समास है? देख लीजिएगा यहाँ पर विपरीत है और बीच में डैश का साइन लगा हुआ है, तो आप लोग सोच समझ के बताइएगा। तो बताइए राजा रानी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव की द्वंद्व की कर्मधारय की बहुब्रीहि? तो 7वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि राजा रानी में द्वंद्व समास है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। धीरे धीरे में कौन सा समास है? धीरे धीरे में कौन सा समास है? अव्ययी भाव की तत्पुरुष की कर्मधारय की बहुब्रीहि? तो ध्यान रखिएगा धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास है। अब आप लोग के मन में फिर से विचार आ रहा होगा कि बीच में तो आप बोले थे कि यदि डैश लगा हुआ रहे तो वह द्वंद्व समास हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो धीरे धीरे में डैश लगा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा हम आपको बताए थे कि या तो समानता हो या तो विपरीत हो, या तो समानता हो या तो विपरीत हो, लेकिन न तो यहाँ पर समानता ही है न तो यहाँ पर विपरीत ही है। और हम लोग बोल रहे हैं धीरे धीरे, तो देखिए शुरू वाला धीरे बोल रहे हैं तो उस पर अधिक जोर लग रहा है, और दूसरा वाला धीरे बोलते हैं तो वह तुरंत बोला जाता है। तो इसका मतलब है कि इसका पूर्व पद प्रधान है, और जिसका भी पूर्व पद प्रधान रहता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है, इसलिए धीरे धीरे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव की तत्पुरुष की कर्मधारय की बहुब्रीहि? तो 9वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 9वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है, ठीक है। गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है। गगन को चुमने वाला गगनचुंबी कहलाता है ना, इसकी विशेषता बतलाई जा रही है, तो इसलिए विशेषता अगर बतलाई जाए या फिर तुलना हो तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अष्ट धातु में कौन सा समास है? फिर से यहाँ पर संख्यावाची हो गया, ध्यान रखिएगा। अष्ट धातु में कौन सा समास है? अव्ययी भाव की तत्पुरुष की दिग्गु की बहुब्रीहि? तो 10वां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अष्ट धातु में दिग्गु समास है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एड़ी चोटी में कौन सा समास है? एड़ी चोटी में, एड़ी
चोटी में कौन सा समास है। यहाँ पर विपरीत है, एड़ी का उल्टा चोटी होता है ना, तो यहाँ पर विपरीत है और बीच में डैश का साइन है, तो आप लोग ध्यान से बताइएगा। एड़ी चोटी में कौन सा समास है। अव्ययी भाव की, तत्पुरुष की, कर्मधारय की, द्वंद्व, तो यहाँ पर विपरीत भी है और बीच में डैश वाला साइन भी है, तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि यह द्वंद्व समास है। और इसके बीच में योजक चिन्ह भी छुपा हुआ है, यदि अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा एड़ी और चोटी, तो बीच में और योजक चिन्ह छिपा हुआ है, इसलिए यह द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अपाद मस्तक में कौन सा समास है। क्या आप सभी लोगों को हमारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना। आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अपाद मस्तक में कौन सा समास है बताइए। अव्ययी भाव की, तत्पुरुष की, कर्मधारय की, बहुब्रीहि, तो इसका 12 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अपाद मस्तक, अपाद मस्तक में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसका पूर्व पद प्रधान है। अपाद जो है इसका पूर्व पद है जो कि प्रधान है। ठीक है, आप लोग अपाद मस्तक बोल के देखिए, अपाद में थोड़ा अधिक बल पड़ रहा है ना, इसलिए 12 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परोक्ष में कौन सा समास है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि परोक्ष में कौन सा समास है। अव्ययी भाव की, तत्पुरुष की, कर्मधारय की, बहुब्रीहि, तो 13 का भी ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि परोक्ष में अव्ययी भाव समास है। ठीक है, 13 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भर पेट में कौन सा समास है। यह तो आप लोग देखते के साथ पहचान गए होंगे, क्योंकि हम आपको बताए थे कि यदि कोई भी शब्द का शुरुआत भर से हो, बे से हो, प्रति से हो, यथा से हो, तो उसको कौन सा समास कहते हैं, आप लोग बताइए। तो 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अव्ययी भाव की, तत्पुरुष की, कर्मधारय की, बहुब्रीहि, तो 14 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भर पेट में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि हम आपको ट्रिक बताए थे कि यदि कोई भी शब्द भर से शुरू हो तो वह अव्ययी भाव कहलाता है, इसलिए 14 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, पाकिट मार में कौन सा समास है। पाकिट मार में कौन सा समास है। अव्ययी भाव की, तत्पुरुष की, कर्मधारय की, बहुब्रीहि, तो बताइए 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पाकिट मार में तत्पुरुष समास है। जैसे पाकिट को मारने वाला यानी कि पाकिट को चुराने वाला विशेषता बता रहा है। ठीक है, इसलिए 15 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुंहतोड़ में कौन सा समास है। मुंहतोड़ में कौन सा समास है। अव्ययी भाव की, तत्पुरुष की, कर्मधारय की, बहुब्रीहि, तो 16 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मुंहतोड़ में तत्पुरुष समास है, 16 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गगनचुंबी में कौन सा समास है। हम आपको ऊपर में भी बता चुके हैं कि गगन को चुंबने वाला। ठीक है, गगनचुंबी में कौन सा समास है। अव्ययी भाव की, तत्पुरुष की, कर्मधारय की, बहुब्रीहि, तो हम आपको ऊपर भी बता चुके हैं कि गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है। ठीक है, गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, कामचोर में कौन सा समास है। कामचोर मतलब काम से चोर। ठीक है, बीच में कारक चिन्ह छुपा हुआ है, और हम आपको बताए थे कि अगर किसी भी चीज में अगर कारक चिन्ह छुपा हुआ रहे तो उसको कौन सा समास कहते हैं। तो बताइए कामचोर में कौन सा समास है। अव्ययी भाव की, तत्पुरुष की, कर्मधारय की, बहुब्रीहि, तो कामचोर में तत्पुरुष समास है। ठीक है, हम आपको बताए थे कि यदि बीच में कारक चिन्ह छुपा हुआ रहे तो उसको तत्पुरुष समास बोलते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मुंहमांगा में कौन सा समास है। मुंह मांगा में कौन सा समास है। मुंह मांगा मतलब मुंह से मांगने वाला। ठीक है, मुंह से मांगा, मुंह से मांगा, बीच में कारक चिन्ह छुपा हुआ है, तो बताइए कौन सा समास हो जाएगा। अव्ययी भाव की, तत्पुरुष की, कर्मधारय की, बहुब्रीहि, तो 19 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि बीच में यदि कारक चिन्ह छुपा हुआ है तो वह तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, मुंह मांगा में कौन समास है, तो तत्पुरुष समास है। 20वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मुंहचोर में कौन सा समास है। मुंहचोर मतलब इसके बीच में भी कारक चिन्ह छुपा हुआ है, मुंह से चोर। ठीक है, मुंह से चोर, तो बताइए कौन सा समास है। अव्ययी भाव की, तत्पुरुष की, कर्मधारय की, बहुब्रीहि, तो 20 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मुंहचोर में तत्पुरुष समास है। ठीक है, मुंहचोर में तत्पुरुष समास है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गंगा जल में कौन सा समास है। गंगा जल, कोई भी शब्द रहेगा पहले आप उसको बोल करके अच्छे तरीके से समझिए कि शब्द में क्या चीज छुपा हुआ है, क्या चीज निकल करके सामने आ रहा है। तो गंगा जल को यदि हम लोग बोलेंगे तो होगा गंगा का जल। ठीक है, तो बीच में कारक चिन्ह छुपा हुआ है, तो जैसे ही देख लीजिए कि कारक चिन्ह छुपा हुआ है तो वह समास तत्पुरुष हो जाएगा। तो गंगा जल कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। 21 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, पुस्तकालय में कौन सा समास है। पुस्तकालय में कौन सा समास है, इसका अर्थ पहले आप लोग बोल करके देखिए। पुस्तकालय, पुस्तक का आलय, आलय मतलब होता है घर। ठीक है, पुस्तकालय, पुस्तक का आलय, तो बताइए पुस्तकालय में कौन सा समास है। बीच में कारक चिन्ह छुपा हुआ है, तो अव्ययी भाव हो जाएगा कि तत्पुरुष हो जाएगा कि कर्मधारय हो जाएगा कि बहुब्रीहि हो जाएगा। तो जैसे ही पुस्तकालय बोलते हैं तो पुस्तक का आलय, तो बीच में कारक चिन्ह छुपा हुआ है, इसका मतलब क्या है,
तत्पुरुष समास हो जाएगा। 22 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। न्यायालय में कौन सा समास है? न्यायालय, न्यायालय में कौन सा समास है? तो न्यायालय का अर्थ निकालिए, न्याय जोड़ आलय, ठीक है, न्याय का आलय मतलब जहां पर न्याय का आलय, आलय मतलब घर बताए, न्याय का घर मतलब जहां पर न्याय दिलाया जाता है उसको न्याय का घर बोलते हैं, न्यायालय बोलते हैं। तो बीच में कारक चिन्ह छुपा हुआ है तो इसलिए न्यायालय भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। 23 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राजभवन में कौन सा समास है? राजभवन में कौन सा समास है? देखिए हम सबसे ज्यादा उदाहरण यहाँ पर तत्पुरुष का दिए हैं, इसलिए क्योंकि अधिकांश बच्चे या तो कर्मधारय या तो तत्पुरुष में ही कंफ्यूज करते हैं। जैसे देखिए द्वंद्व तो एकदम हल्का है, दिग्गु उससे भी ज़्यादा हल्का है, बहुब्रीहि भी हल्का है। तो या तो स्टूडेंट जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, या तो वह तत्पुरुष में या तो कर्मधारय में या तो बहुत होता है तो अव्ययी भाव में फंसते हैं। 3 प्रकार के समास में फंसते हैं और 3 समास को तो देखते के साथ आंसर बता देते हैं। इसलिए हम यहाँ पर तत्पुरुष समास का उदाहरण ज़्यादा दिए हैं ताकि आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए राजभवन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव की, तत्पुरुष की, कर्मधारय की, बहुब्रीहि। तो राजभवन, राजभवन कहने का मतलब हो रहा है राजा का भवन, बीच में कारक चिन्ह छुपा हुआ है, इसका मतलब कि यह तत्पुरुष समास हो जाएगा। 24 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। यथाशक्ति में कौन सा समास है? इसका आंसर तो आप लोग देखते के साथ आपके दिमाग में आ गया होगा। तो बताइए यथाशक्ति में कौन सा समास है? शुरुआत हो रहा है यथा से, और हम आपको बताए थे कि कोई भी शब्द का शुरुआत यदि यथा से हो, प्रति से हो, बेस से हो, भर से हो तो वह कौन सा समास कहलाता है? अव्ययी भाव समास। तो यथाशक्ति कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। 25 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ, ठीक है, हाथों हाथ में कौन सा समास है? देखिए हाथों हाथ में जो हाथों है यह पूर्व पद है और इसका पूर्व पद प्रधान है, और हम आपको अभी बताया शुरुआत में कि जिसका भी पूर्व पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्योंकि आप लोग हाथों हाथ बोल करके देखिए, हाथों यदि बोलिएगा तो उस पर अधिक जोर पड़ रहा है, अधिक बल पड़ रहा है, और जिस पर भी अधिक बल पड़ता है वह पूर्व पद प्रधान होता है। तो देखिए हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है। 25 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। रामायण में कौन सा समास है? रामायण में कौन सा समास है? तो सबसे पहले आप लोग शब्द का हिज्जय करिए, ठीक है, शब्द को अलग अलग तोड़िए, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पर रामायण, रामायण कहने का क्या मतलब हो रहा है? राम जी का आयन, राम का आयन, आयन मतलब होता है गुणगान करना या फिर बखान करना। तो राम का आयन, यहाँ पर बीच में कारक चिन्ह या फिर विभक्ति छुपा हुआ है, तो जैसे ही कारक चिन्ह छुपा हुआ रहता है आपको समझ जाना चाहिए कि वह तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसलिए 27 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि रामायण में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक जरूर करिए, ठीक है, लाइक करने में कोई कंजूसी मत करिए, जितना अधिक से अधिक हो सके लाइक करिए ताकि हमको भी पता चले कि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, इतना अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी आपको वीडियो कितना पसंद आ रहा है। ठीक है, लाइक का मतलब ही होता है पसंद करना। आपको वीडियो यदि पसंद हो रहा है, पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक जरूर करिए, ठीक है। और जो भी लोग नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके। चलिए तो हम आपको बता दिए कि रामायण में कौन सा समास है, तो रामायण में तत्पुरुष समास है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो बताइए विद्यार्थी में कौन सा समास है? व्ययी भाव की, तत्पुरुष की, कर्मधारय की, बहुब्रीहि। तो ध्यान रखिएगा विद्यार्थी में तत्पुरुष समास हो जाएगा। 28 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल, कमल कैसा है? तो नीला है। तो यहाँ पर कमल का विशेषता बताया जा रहा है, या फिर कहीं की तुलना हो रहा है, या फिर विशेषता बताया जा रहा है कि कमल कैसा है, तो नीला है। तो इसलिए कौन सा समास हो जाएगा? हम आपको बताए थे कि या तो तुलना हो या तो विशेषता बताया जाए तो वह कर्मधारय समास हो जाता है। इसलिए जो नील कमल है या कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। 29 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, धर्म विमुख में कौन सा समास है? धर्म विमुख पढ़ करके देखिए, धर्म विमुख पढ़ते हैं तो लग रहा है कि धर्म से कोई आदमी विमुख है, ठीक है। धर्म से विमुख, बीच में से छुपा हुआ है और से जो है वह कारक चिन्ह है, तो बीच में कारक चिन्ह छुपा हुआ है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? धर्म विमुख कौन सा समास है? तत्पुरुष है कि कर्मधारय है कि व्ययी भाव है कि बहुब्रीहि है? तो 30वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 30 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि धर्म विमुख में तत्पुरुष समास है, ठीक है, धर्म विमुख में तत्पुरुष समास है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, शंखनाद में कौन सा समास है?
शंखनाद, देखिए बोल रहे हैं तो शुरू में ही लग रहा है कि शंख पर जोर पड़ रहा है। शंखनाद में कौन सा समास है? तो शंखनाद में शंख जो है वह पूर्व पद है जो कि प्रधान है, तो जिसका भी पूर्व पद प्रधान होता है हम आपको बताएं कौन समास कहलाता है। तो आप लोग बताइए, तत्पुरुष है कि कर्मधारय है कि अव्ययी भाव है कि बहुब्रीहि है? तो ध्यान रखिएगा, शंखनाद में अव्ययी भाव समास है, ठीक है, क्योंकि इसका पूर्व पद प्रधान है। हम लोग शंखनाद बोल रहे हैं तो शंख पर अधिक जोड़ पड़ रहा है ना, इसलिए शंखनाद अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 31 का सी नंबर ऑप्शन सही। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर, जिसके शेखर पर चंद्र हो, ठीक है, जिसके शेखर पर चंद्र हो चंद्रशेखर कहलाता है। तो बताइए चंद्रशेखर में कौन सा समास हो जाएगा? दिग्गु की बहुब्रीहि की कर्मधारय की द्वंद्व। तो चंद्रशेखर का मतलब क्या होता है? चंद्रशेखर जिसके शेखर पर चंद्र हो, अर्थात देखते होंगे शंकर भगवान के सर पर चंद्रमा रहता है, ठीक है, इसलिए चंद्रशेखर जिसके शेखर पर चंद्र हो क्या हो जाता है? शंकर जी। यानी कि हम बोल रहे हैं चंद्रशेखर, लेकिन किसकी तुलना हो रही है? शंकर जी की तुलना हो रही है। तो यदि अपना समान अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करता है तो वह कौन समास कहलाता है? बहुब्रीहि समास। इसलिए 32 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हम सारे समास को पहचानने का ट्रिक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि सारे ट्रिक आपको वीडियो देखते देखते याद हो जाए, अलग से आपको ट्रिक याद करने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम जो भी चीज बताएं आपको यह लाइव क्लास में ही आपको याद हो जाए, बाहर से आपको याद करने का जरूरत ना पड़े, इसलिए हम इतना रिपीट करते हैं। अब चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 तो हम आपको बता दिए चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, बिना पानी में कौन सा समास है? बिना पानी, आप लोग सरस्वती जी का पूजा करते होंगे तो बोलते होंगे बिना पानी हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी। तो बिना पानी कहने का मतलब क्या होता है? माँ सरस्वती जी, सरस्वती माता को बिना पानी कहा जाता है। तो बताइए बिना पानी में कौन समास है? दिग्गु की बहुब्रीहि की कर्मधारय की द्वंद्व। तो बिना पानी में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि हम जैसे ही बोलते हैं बिना पानी आप लोगों को समझ में आ जाता होगा कि हम सरस्वती जी के बारे में बोल रहे हैं। तो समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण हो रहा है, इसलिए बिना पानी बहुब्रीहि हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, लोटा डोरी में कौन सा समास है? यह सारे क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग अब एग्जाम को मजाक में मत लीजिए, सीरियसली पढ़िए, ठीक है। कोई भी चीज़ को मजाक में अब मत लीजिए, समय बहुत कम है। निगेटिव से दूर रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, ठीक है। निगेटिव एक्टिविटी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, ठीक है, तभी आपका एग्जाम अच्छे तरीके से जाएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए बताइए लोटा डोरी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव की तत्पुरुष की कर्मधारय की द्वंद्व। तो 34 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा लोटा डोरी में द्वंद्व समास है। तो आप लोग देखिए लोटा डोरी, यहाँ पर समानता दिखा रहा है और बीच में डैश का भी साइन है, इसलिए यह द्वंद्व समास हो जाएगा। 34 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लोटा डोरी कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि लोटा डोरी कौन सा समास है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, सभा भवन में कौन सा समास है? ऊपर में हम आपको बताए थे राजभवन यानी कि राजा का भवन, लेकिन यहाँ है सभा भवन यानी कि सभा का भवन, मतलब ऐसा भवन जिसमें सभा होता है। तो बताइए सभा का भवन यानी कि सभा भवन, सभा भवन कौन सा समास है? अव्ययी भाव की तत्पुरुष की कर्मधारय की बहुब्रीहि। तो 35 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 35 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, सभा भवन में तत्पुरुष समास है, ठीक है, सभा भवन में तत्पुरुष समास है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, शोकाकुल में कौन सा समास है? शोकाकुल में कौन सा समास है? अव्ययी भाव की तत्पुरुष की कर्मधारय की बहुब्रीहि। तो सबसे पहले आप लोग शोकाकुल का अर्थ निकालिए। तो यदि आप लोग शोकाकुल का अर्थ निकालेंगे तो होगा शोक से व्याकुल, ठीक है। कोई आदमी है जो शोक से व्याकुल है, देखिए शोक से व्याकुल, बीच में से आ रहा है, तो से जो है वह कारक चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पे पर और संबोधन हे हो अरे अजी, इस प्रकार से हम आपको बताए थे कारक चिन्ह, आपको बताए थे कि आप लोग याद कर लीजिएगा। तो शोकाकुल में कौन सा समास है? तो यदि जिसके बीच में कारक चिन्ह आ जाए या फिर विभक्ति आ जाए तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है, इसलिए 36 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, 10 मुख में कौन सा समास है? 10 मुख यानी कि 10 मुख वाला। अब ये मत समझ जाइएगा कि 10 आ गया यहाँ पर संख्यावाची आ गया तो हम लोग दिग्गु बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 मुख बोला जा रहा है, यानी कि 10 मुख वाला, 10 सर वाला। तो 10 सर वाला कौन होता है? रावण होता है। तो यहाँ पर रावण की बात हो रही है, 10 मुख, हम 10 मुख बोल रहे हैं तो आप लोग रावण समझ रहे हैं। तो हम आपको बताए थे कि जो समान अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ धारण कर ले वह बहुब्रीहि कहलाता है, इसलिए 10 मुख में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। अब आप लोग बहुब्रीहि और द्वंद्व में कंफ्यूज मत कर जाइएगा, हम आपको
बार बार बता रहे हैं, क्योंकि 10 यहाँ पर संख्यावाची भी है और आपको ये नहीं लगना चाहिए कि संख्यावाची है तो हम लोग दिग्गु मार देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 मुख मतलब रावण होता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन और बच गए हैं, 39 क्वेश्चन टोटल यहाँ पर दिया गया है। नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, ठीक है, किनका अंबर नीला है? तो भगवान विष्णु का, यहाँ पर विष्णु का बात हो रहा है। तो बताइए नीलांबर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव की, तत्पुरुष की, कर्मधारय की, बहुब्रीहि। तो 38 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नीलांबर में बहुब्रीहि समास है, ठीक है। नीलांबर में कौन समास है? तो बहुब्रीहि समास है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे, हिमालय में कौन सा समास है? हिमालय, हिमालय में कौन सा समास है? तो देखिए हिम का आलय, हिमालय के यदि आप लोग अलग अलग करिएगा तो हो जाएगा हिम का आलय। तो देखिए हिम मतलब होता है बर्फ, ध्यान रखिएगा, हिम मतलब क्या होता है? बर्फ होता है, और आलय मतलब तो आपको हम बार बार बताए घर होता है, यानी कि बर्फ का घर। बीच में कारक चिन्ह छिपा हुआ है ना, हिम आलय, हिमालय का मतलब होता है हिम का आलय, बीच में का छिपा हुआ है। तो देखिए जैसे ही आप लोगों को बीच में कारक चिन्ह छुपा हुआ नजर आ जाए, आप लोग को क्या बोलना है कि यह तत्पुरुष समास है। इसलिए 39 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि हिमालय तत्पुरुष समास है, ठीक है। हिमालय कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। तो अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को आज के बाद भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी वर्ड दे दिया जाए, आप लोग देखते के साथ आंसर बताइएगा कि यह कौन सा समास है। समास पहचानने में अब आपको कभी भी जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। इतना शॉर्टकट ट्रिक आपको और कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, और जिस प्रकार से हम आपको चीज़ें समझाकर बता दिए उसके बाद आपको समास में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग नीचे कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहे। और आप अपने दोस्तों के पास तो इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि आपका कोई भी दोस्त समास से अछूता न रह जाए, यानी कि आपके किसी भी दोस्त को समास में कोई दिक्कत न हो। चलिए तो फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।